सिविक्स में हम क्या पढ़ेंगे? अच्छा, डेमोक्रेटिक राइट्स मैंने जो आपको बताए हैं कितने हैं? 6। अगर मैं कहूँ 8 हैं? हाँ, ये कल मैंने किससे पूछा था? हाँ, शैनूर आई आज? एब्सेंट। अच्छा, पीछे बैठ। तो मैं जैसे मैंने कल कहा था शैनूर से कि डेमोक्रेटिक राइट्स कितने हैं? 8 है। लेकिन एग्जैक्टली डेमोक्रेटिक राइट्स हैं 6 है। लेकिन एक चीज और मैंने कल भी बताया था कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ तो हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स कितने थे? 7 थे। 1978 में 44 करेक्शन जो हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें 7 नंबर के हमारे डेमोक्रेटिक राइट को हटा दिया गया। ठीक है, जो प्रॉपर्टी का राइट था उस राइट को क्या किया गया? हटा दिया गया। ये कब हुआ है? 1978 44 करेक्शन, यानी उससे पहले कई करेक्शन हो चुके थे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम पे करेक्शन होता रहता है। आपको ये चीज पता है क्यों होता रहता है? क्योंकि देखो, अगर मैं बात करूं, जो कंडीशन थी जब 1949 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और आज हम 2024 में या 1980 में थे, 1990 में थे या 1978 में थे, तो कुछ ना कुछ कंडीशन बदलती रही होती, देश की, स्टेट की, लोगों की। तो उस हिसाब से करेक्शन होते रहना चाहिए। आप मानते हो ना? जिंदगी में चेंज सबसे इम्पोर्टेंट है। ये सुना? ठीक है, जब तक परिवर्तन नहीं होता, चेंज नहीं होता, आप कुछ नया नहीं कर सकते। ये चेंज ही तो है कि आज आप यहाँ बैठे हो और मैं आपको पढ़ा रही हूँ। एक तरह का चेंज है। आपकी दादी, आपकी नानी, हो सकता है बहुत से बच्चों की जो हायर एजुकेशन पे नहीं गई, लेकिन आज आप पढ़ रहे हो और इंशाल्लाह आप आगे भी पढ़ोगे। कोई बच्चा ऐसे पीएचडी करेगा, कोई एमफिल करेगा, कुछ भी करोगे आप। तो इसका मतलब कि सोसाइटी में क्या है? चेंज है। सोसाइटी में चेंज हो रहा है, और जो बहुत अच्छी बात है। तो चेंज होना अच्छी बात है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि चेंज पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो पॉजिटिव चेंज तो अच्छा है, लेकिन अगर चेंज नेगेटिव है तो वो सही नहीं माना जाता। जैसे अगर मैं कहूँ हमारा चेंज अच्छी बात है कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरह एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, साइंस ले रहे हैं, लिटरेचर ले रहे हैं, लेकिन हम वेस्टर्न कल्चर की जो उनकी एक स्टाइल है उसको भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं, जिससे हमारी प्योरिटी खोती जा रही है। हमारी प्योरिटी क्या होती जा रही है? जो ईस्टर्न कल्चर एक चलता है ना हमारे यहाँ का, उस कल्चर से हम क्या होते जा रहे हैं? दूर होते जा रहे हैं। एक चीज़ हमेशा अपनी ज़िंदगी में याद रखना कि तुम चाहे जितने ऊपर जाओ, ऊपर जाने का मतलब है कि तुम लाइफ में किसी अच्छी पोस्ट पे हो, कोई जॉब में हो, बाहर सेट हो गए हो, लेकिन अपने कल्चर को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कल्चर ही आपकी क्या है? पहचान होती है। जैसे मैं इंडियन हूँ, अगर आप में से कोई बाहर जाके शिफ्ट हो जाता है और वो अगर इंडियन है, तो उसका एक कल्चर, उसका एक इंटायर होता है। उसी इंटायर में वो कोशिश करता है कि वो अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन जब आप उस इंटायर को तोड़ के निकल जाते हो, अपने कल्चर को तोड़ के निकल जाते हो, तो आप दूसरे के कल्चर को अडॉप्ट तो कर लेते हो, पर उसके साथ आप जस्टिस ना तो उस कल्चर के साथ कर पाते हो, ना अपने कल्चर के साथ कर पाते हो। इसलिए अपने कल्चर को छोड़ना हमें नहीं चाहिए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हम जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारी कास्ट है, बहुत से रिलीजन है, जैसे कह सकते हैं कि ऐसा फ्लावर पॉट है जिसमें कई कलर्स के फ्लावर्स लगे, एक कलर का नहीं लगा, कई कलर्स के फ्लावर्स लगे। तो कई कलर्स के फ्लावर्स लगे तभी तो इतना खूबसूरत दिखता है। हर कम्युनिटी है यहाँ पे, SC है, ST है, जर्नल है, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, जैनिज्म है, कश्मीरी है, गुजराती है, सबकी लैंग्वेजेस अलग है, सबके त्यौहार अलग है, सबका पहनावा अलग है, खाना पीना अलग है। तो इतने फ्लावर्स है हमारे एक फ्लावर पॉट में, तो भाई इसमें चेंज तो टाइम पे आना ही चाहिए, होता रहना चाहिए। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उसमें करेक्शन होते रहते हैं। तो 44 करेक्शन जो यहाँ पे माना गया, उसमें क्या हुआ था? जो हमारे साथ हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने थे? हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने थे? 7। लेकिन 1978 में एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया गया। तो अभी टोटल हमारे फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। पहला हमारा फंडामेंटल राइट क्या है? राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी भाई, इक्वालिटी क्या है हमें बता सकता है कोई? समानता, बराबर। जैसे कि मैंने कल एक एग्जाम्पल दिया था, क्या दिया था कि जेंडर, कास्ट, एरिया, रिलीजन, इस पे हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखो ये वाला जो हमारा फंडामेंटल राइट है, अच्छा टोटल आर्टिकल कितने हैं हमारे? टोटल आर्टिकल
395, ये चीज याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल कितने हैं? 395। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अगर मैं कहूँ टोटल आर्टिकल कितने हैं? 395, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा 7वां फंडामेंटल राइट जो हटाया गया वो 1978 में हटाया गया। कब हटाया गया? 1978। सबके पास जमीन होनी चाहिए। प्रॉपर्टी राइट था ये, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये नहीं कर सकते हम, संपत्ति का अधिकार सबके पास नहीं हो सकता है ना। तो ये इस राइट को क्या किया गया? 1978 में हटा दिया गया। अब टोटल 6 राइट बचे, एक एक पे बात करते हैं, बहुत आराम से समझते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तुम्हारा किस में आ जाता है? फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। इसमें 6 फंडामेंटल राइट्स, जो छठा फंडामेंटल राइट है वो क्या है हमारा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल। इसको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, यानी जिसे कह सकते हैं संविधान की जो उपचार, इसको आत्मा कहा है। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे उन्होंने क्या कहा है? आत्मा कहा है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। छठा, वो एक एक करके बताती हूँ, पहले भागने की जरूरत नहीं। तो राइट टू इक्वालिटी यानी पहला फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 टू 18 हमारा जो देखो, अगर मैं बात करूँ सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स आपके आर्टिकल्स में आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करती हूँ कि हमारा ये फंडामेंटल राइट किस आर्टिकल में आता है? 14 टू 18। अब 14 टू 18 आर्टिकल्स में क्या क्या है? 14 का कुछ होगा, 15 का कुछ होगा, 16 का कुछ होगा, 17 का कुछ होगा और 18 का कुछ होगा, सबके अलग अलग, लेकिन सब के सब आ रहे राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी में सब आ रहे हैं, ठीक। पहला फंडामेंटल राइट क्या कहता है कि भाई लॉ अगर बनेंगे, इसमें अगर मैं कह रही हूँ राइट टू इक्वालिटी में जो पहला आर्टिकल है हमारा 14, वो क्या कह रहा है कि भाई लॉ बनेंगे तो सबके लिए बनेंगे बराबर से। क्या होगा? लॉ बनेंगे तो क्या होंगे? सबके लिए बराबर से बनेंगे। उसके बाद उन्होंने कहा भाई हमारा 15 कहता है कि कोई जेंडर वेंडर का मैटर नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि कोई लड़का है तो उसको ज्यादा एडवांटेज है, कोई लड़की है तो उसको कम एडवांटेज है, ऐसा कोई मैटर नहीं होगा। ना कास्ट होगी, ना कोई वंश होगा। वंश का मतलब जानते हो ना, कि कोई बहुत बड़े खानदान से हो या बहुत बड़ा नाम है तुम्हारा, तो उससे तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन को कोई मतलब नहीं है। तुम बस क्या हो? इंडियन, और दूसरा बंदा भी क्या है? इंडियन होना चाहिए। उसके बाद में बात करते हैं 16 पे आता है आपका रिलीजन, धर्म। कोई धर्म से मतलब नहीं माना जाता, ठीक। उसके बाद आता है आपका 17 पे आता है पोस्ट, जॉब, नौकरी। कोई भी वैकेंसी अगर निकलती है तो राइट टू इक्वालिटी में सबके लिए क्या होगी? बराबर होगी, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आता है आपका सबसे इम्पोर्टेंट 18 अवार्ड। अवार्ड का मतलब है, जैसे मैंने कहा था कि शाहजहां का रियल नेम क्या था? खुर्रम। उसके फादर ने खुश होकर उसका क्या नाम दिया? एक उपाधि दे दी, उसको एक अवार्ड दे दिया, शाहजहां। औरंगजेब, ये सब उनको बाद में मिला है ना। आलमगीर, लाख बख्श, ये सब नाम दिया जाता, टाइटल दिया जाता था। तो ये टाइटल्स बंद हो गए, अब ऐसे टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम कोई मोनार्ची में नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं? डेमोक्रेसी में रहते हैं। तो ऐसे टाइटल्स देना अब बंद कर दिए गए। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 18। और फंडामेंटल राइट इक्वालिटी। फंडामेंटल राइट कौन सा है? इक्वालिटी में है कि भाई आपको कोई अवार्ड इस तरह का टाइटल नहीं मिलेगा। अवार्ड कितने मिलेंगे मैं बता दे रही हूँ, एक चीज याद रखना। सबसे बड़ा इंडिया का अवार्ड क्या है? भारत रत्न। भारत रत्न इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, पद्म विभूषण। उसके बाद आता है पद्म भूषण, ठीक है। और लास्ट में आता है पद्मश्री। समझ में आ रहा है? टोटल कितने अवार्ड जो सबसे हाईएस्ट थे मैंने बताया है। नंबर 1 पे भारत रत्न, सेकंड नंबर पे पद्म विभूषण, मैंने कहा कि फर्स्ट नंबर पे क्या आता है? भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, उसके बाद
पद्मश्री। अब देखो आर्मी में भी कुछ अवार्ड होते हैं। आर्मी में कितने अवार्ड होते हैं? 3 अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। कितने अवार्ड? 3। पहला अवार्ड है परमवीर चक्र, परमवीर चक्र। दूसरा है महावीर। वैसे तो अवार्ड्स बहुत से हैं, लेकिन मैं मेन अवार्ड की बात करी। परमवीर, महावीर और लास्ट में आता है वीर चक्र। जब मैम आर्मी जो रहते हैं सोल्जर उनकी डेथ करी तो उसके बाद मिलता है ना ये सोल्जर्स की डेथ के बाद नहीं, कुछ ऐसा काम अगर आपने किया है, जिंदा भी अगर आप हैं तो फाइनली। लेकिन परमवीर चक्र की कंडीशन ये होती है बेटा, ज्यादातर जिनकी डेथ हो जाती है। अशोक चक्र ये इसमें बहुत से अवार्ड्स आते हैं, लेकिन मैं मेन अवार्ड की बात करूँ तो 3 अवार्ड आते हैं आपके, परमवीर, महावीर और वीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र की कंडीशन ये हो जाती है कि ज्यादातर आप देखते हो कि जो सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, जान दे देते हैं अपनी देश की सेवा के लिए, उनको मिलता है परमवीर चक्र। उसके बाद आता है महावीर चक्र और लास्ट में आता है आपका वीर चक्र। तो जैसे मैंने बताया कि ये किस आर्टिकल में आ रहा है, ये आर्टिकल नंबर 18 में आ रहा है, जिसमें अवार्ड मिलते हैं। पहला सबसे बड़ा अवार्ड क्या है? भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। आर्मी में मैं बात करूं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। याद हो गया? बिल्कुल आसान है। देखो भाई, अगर मैं बात करूं इंडिया के सबसे बड़े अवार्ड में आता है भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, पद्मश्री। आर्मी में मैं बात करूं तो परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र। ये 3 अवार्ड सबसे इंपॉर्टेंट है। ये किस आर्टिकल में आ रहे हैं? आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल नंबर 18 किस में आता है? फंडामेंटल राइट्स में पहला राइट जो है राइट टू इक्वालिटी। लेकिन इसमें टाइटल देना बंद कर दिया गया है। जैसे कि मैंने कहा कि शाहजहां, जैसे एक नाम जो टाइटल मिला ऐसे ही मिल जाता था ना लोगों को, कि थोड़ी बहुत आपने काम किया, वॉर और लड़ी क्योंकि आप इनके बेटे हैं, मोनार्ची चल रही है तो उनको यह मिल गया। नहीं, इसके लिए आपको काम करना पड़ता है। भारत रत्न, पद्म भूषण, भूषण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, पहला भारत रत्न किसको मिला है? नोबेल प्राइज मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को। पहला भारत रत्न किसको मिला है? वो विमेन है, डॉक्टर सर्वपल्ली, जिनका टीचर्स डे मनाते हैं। भाई टीचर्स डे किनके लिए मनाते हैं? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बहुत लंबा नाम है, राधाकृष्णन, इनको पहली बार भारत रत्न मिला है। अच्छा, मैं बात करूं विमेन्स में, ये तो मैन में हो गया। अरे बेटा, उन्हें नोबेल मिला है, बेवकूफा, इंदिरा गांधी। बार बार बताती हूँ मैं, सब मिला देते हो तुम लोग को, पढ़ाना खुद भूल जाए इंसान। इंदिरा गांधी। देखो मैंने कई बार क्लियर किया है कि पहला नोबेल मिला है रविन्द्रनाथ टैगोर को, और विमेन में पहला नोबेल मिला है मदर टेरेसा को। लेकिन अभी मैं बात कर रही हूँ कि भारत रत्न किसको मिला है, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और विमेन में तो इंदिरा गांधी को मिला है। समझ में आया? अब भारत रत्न है तो भारत के लोगों को ही तो मिलेगा, सीधी सी बात है। भारत रत्न फॉरेनर्स को नहीं मिलता, उसके लिए आपको भारत की नागरिकता, या इंपॉर्टेंट चीज तुमने अच्छी पूछी है मुझसे एक चीज, इसने कहा कि फॉरेनर्स को नहीं मिले। अगर उसे भारत की नागरिकता मिल चुकी है, उसे भारत की नागरिकता मिल चुकी है, यानी वो क्या बन चुका है? इंडियन बन चुका है, तो उसे भारत रत्न दिया जा सकता है अच्छा काम करने के बाद। जैसे मैंने कहा मदर टेरेसा, मदर टेरेसा तो बाहर की थी, लेकिन फिर भी हम क्या काउंट करते हैं कि पहली इंडियन विमेन जिन्हें नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि वो उनकी नेशनलिटी क्या हो चुकी थी? इंडियन हो चुकी थी, वो इंडियन बन चुकी थी। तो मदर टेरेसा को हम क्या बोलते हैं? जिन्हें पहली बार नोबेल मिला वो कौन थी? मदर टेरेसा, जो क्या थी? इंडियन। वो बाहर की थी, मुझे एग्जैक्टली याद है, शायद इटली की थी, मुझे क्लियर नहीं याद आया। अब मैं बात करती, लॉरेंस नाम की एक जगह थी वहाँ की, हाँ लॉरेंस की, वो बचपन से नर्स बनना चाहती थी। उनकी मदर, पहले के टाइम पे नर्स एक बहुत अच्छा पेशा नहीं माना जाता, मतलब बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना जाता था, लेकिन उन्होंने सेवा भाव से ही चुना कि मुझे लोगों की सर्विस करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स में केयर करनी है, तो इसलिए उन्होंने बाद में, उनको आप जानते हो, नोबेल जैसा इतना बड़ा अवार्ड मिला। ठीक है, तो अब मैं बात करती हूँ, यहाँ पे मैंने बताया कि 1978 में हमारा 44 करेक्शन जो माना जाता है। एक ही चीज़ मैंने आपको बता दी, कितने आर्टिकल्स है टोटल? 14, 15, 16, 17। तो राइट टू इक्वालिटी में, राइट टू इक्वालिटी 14 to 18 आता है। 14 में ये बताया गया कि भाई जिसके लिए लॉ बनेंगे सबके लिए इक्वल बनेंगे। 15 में कोई जेंडर का मैटर नहीं है। 16 में क्या कहा गया? कोई रिलीजन भी मैटर नहीं है। 17 में कहा गया कोई
पोस्ट भी मैटर नहीं करती। 18 में बोला गया अवार्ड मिलेंगे आपको, लेकिन टाइटल नहीं दिया जाएगा, कोई टाइटल नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई बाहर की कंट्री टाइटल देती है तो आपको पहले देश की सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे मान लो किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया और उसको बाहर की कोई कंट्री है वो उसको अवार्ड देना चाहती है, तो आपको पहले इंडिया की गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी कि आप उस अवार्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, कोई भी कंट्री मना नहीं करती कि भाई हमारे ही तो सिविल है ना, हमारी तो कंट्री का जैसे बाहर से अवार्ड मिल रहा है तो अच्छी बात है, हमारा नाम हो रहा है, कौन मना करेगा, कोई नहीं मना करता। लेकिन आपको परमिशन लेनी पड़ती। समझ में आ गया? कितने आर्टिकल्स हैं इसमें? 42 to 80। कौन सा आर्टिकल, कौन सा राइट टू इक्वालिटी। अब सेकंड फंडामेंटल राइट क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट राइट है ये। राइट टू फ्रीडम किस आर्टिकल से? आर्टिकल 19 to 22। अब भाई 18 तो यही तो खत्म हो गया ना, 19 to 22। कितने हमारे आर्टिकल्स हैं? 395। हर आर्टिकल में पार्ट्स है A B C D E तक। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं बात करूं आर्टिकल हमारा जो 19 to 22 है वो किस पे बेस्ड है? राइट टू फ्रीडम। अब भाई राइट टू फ्रीडम में ही प्रेस की इंडिपेंडेंस भी आती है। प्रेस की आज़ादी किस में आती है? राइट टू फ्रीडम। इसी आर्टिकल में, आर्टिकल नंबर 19 में ही हमारी प्रेस की फ्रीडम आती है, जिसे हम कह सकते हैं मीडिया। मीडिया कितनी तरह की होती है? 3 तरह की, प्रिंटिंग, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया। सोशल मीडिया तो अभी चली है, वैसे मीडिया कितनी तरह की होती है? प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब आ गई है सोशल मीडिया। प्रिंटिंग मीडिया जानते हैं आप, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप जानते हैं, जो टीवी पे आप न्यूज़ देखते हैं। सोशल मीडिया तो आप जानते ही होंगे, सबका ही अकाउंट होगा सोशल मीडिया में, ठीक है। तो पहले मैं बात करूँ, सबसे स्टार्टिंग में जो चलती थी वो क्या थी? प्रिंटिंग मीडिया। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है। जैसे आप न्यूज़ में देखते हो कौन सी मीडिया है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जब आप फेसबुक चलाते हो उस पर कोई न्यूज़ आपको मिलती है, या आप ट्विटर चलाते हो उस पर कोई न्यूज़ मिलती है, तो वो कौन सा मीडिया है? सोशल मीडिया है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसकी इंडिपेंडेंट आज़ादी कहाँ से मिलती है हमें? आर्टिकल 19। लेकिन इसकी आज़ादी और इक्वालिटी का सीधा सा मतलब ये है कि जब आप प्रेसिडेंट से या प्राइम मिनिस्टर से क्वेश्चन करते हो तो उनकी पर्सनल राइट से रिलेटेड क्वेश्चन आप नहीं करोगे। आप MP से MLA से क्वेश्चन करते हो, क्योंकि भाई प्रेस को क्या है? चौथा पिलर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का 4th पिलर बोला जाता है। जुडिशरी, लेजिस्लेटर्स, और हमारा जो 4th पिलर माना जाता है वो क्या माना जाता है? मीडिया। क्योंकि मीडिया जिस भी कंट्री का फ्री होता है वहाँ पे कभी कुछ गलत नहीं होता। क्यों नहीं होता? मीडिया तो बात ही खत्म है। क्योंकि मीडिया क्या करता है? सवाल करता है, क्वेश्चन करता है। किससे? प्रेसिडेंट से, प्राइम मिनिस्टर से, जो हमारे लिए क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, जिस देश को चला रहे हैं। तो ये आर्टिकल नंबर 19 में क्या आज़ादी आती है? ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि भाई आप जो पॉलिसी लेके आए वो पॉलिसी कितनी सही है, कितनी गलत है, या आप जो काम करने वाले हैं वो सही है, बिल्कुल सही। लेकिन हमारे यहाँ का मीडिया का ये हाल है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर से क्या क्वेश्चन करता है? आपको खाने में क्या पसंद है? हमारे यहाँ के मीडिया जो क्वेश्चन करते हैं, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो सवाल करता है वो पूछता है कि आप चूस के खाते हैं या छील के खाते हैं? यही पूछता है ना। प्राइम मिनिस्टर से क्या क्वेश्चन किया जाता है? आप चूस के खाते हैं या छील के खाते हैं? हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से ये नहीं पूछा जाता भाई कि आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो क्या है, या आपकी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, या भाई इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं होता। क्वेश्चन हमारे यहाँ जो आज़ादी आर्टिकल 19 का यूज़ हो रहा है अभी प्रेजेंट टाइम में, वो बस इतना है कि हमारे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर आप छील के खाते हैं या चूस के खाते हैं। ये बहुत वाहियात क्वेश्चन था। आप पर्स रखते हैं कि हर कोई रखते नहीं रखते, हमसे इससे क्या मतलब? हमारा क्या फ़ायदा है? उससे क्या हमें एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? मीडिया में से इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते हैं? ला सकते हैं, लेकिन अब पता है मीडिया कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक प्राइवेट सेक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट के टच में आ चुके हैं, उन्हें मिलते हैं। जैसे कह सकते हो आपको सबसे ज़्यादा ऐड देखने को मिलते हैं। आप देखते हो ऐड आते हैं न्यूज़ के बीच में। कभी कभी आप देखते होंगे कि जो रिपोर्टर बैठी है उनके लैपटॉप के पीछे किसी ना किसी प्रोडक्ट का कोई पिक्चर लगी होगी। यस मैम। जैसे जो लैपटॉप लेके बैठी है वो न्यूज़ बोल रही है, तो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये लैपटॉप दिखता है। लैपटॉप की बैक साइड पे ही कोई ना कोई पेज वेज लगा होता है किसी भी चीज़ का, लक्स का या ऑर्थो, कोई भी चीज़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो चुकी है, उनका आप न्यूज़पेपर
पेपर खोलो, आपको न्यूज़ से ज़्यादा सिर्फ ऐड मिलेंगे, बाइक का ऐड, ज्वेलरी का ऐड, इसका ऐड, उसका ऐड। आपको न्यूज़ कहीं कोने में छोटी मोटी थोड़ी बहुत दिख जाती है, नहीं पूरे के पूरे न्यूज़पेपर में क्या दिखता है? सिर्फ ऐड ही ऐड दिखता है। अब न्यूज़पेपर भी जो है ना वो क्या कमाने लगा है। मैं बात करूँ डॉक्टर्स, टीचर्स, ये जो सब प्रोफेशन होता था, रिपोर्टर, ये प्रोफेशन बहुत सर्विस वाला होता था, बहुत केयर वाला होता था, इससे देश चल सकता था। लेकिन अब इसमें भी क्या आ चुका है? बिजनेस आ चुका है। आप बड़े बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में देखो, पढ़ाई के नाम पे जीरो, फीस इतनी हाई, वहाँ से जो बच्चे निकल रहे उनका करियर खत्म है, कुछ नहीं कर सकते वो आगे, चीटिंग पे पास हो रहे हैं, कैसे भी पास हो रहे, लेकिन फीस टोटल हाई है। अब मैं मेडिकल सेक्टर की बात करूँ, मेडिकल सेक्टर भी सर्विस में, सेवा में आता है, ठीक। उसमें आप देख सकते हो कि लोगों को छोटी सी प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर इतना लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं, मर चुके हैं, लाशों को वेंटिलेटर पे रख के पैसा उठाया जाता है। तो ये सब क्या है? मैं मीडिया की बात करूँ, मीडिया का भी हाल वही है। बस हमारे कंट्री के मीडिया को क्या है, हिंदू मुस्लिम दिखाना है, किसी तरह डिवाइड कर दे, किसी तरह बांट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और जो मेन टॉपिक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा, उनको मतलब नहीं, महंगाई से उनको कोई मतलब नहीं है, बेरोजगारी से उनको कोई मतलब नहीं है, एजुकेशन महंगी हो चुकी है, जीएसटी 18% एजुकेशन पे। आपको पता है इंडिया में एजुकेशन में कितनी जीएसटी लगती है? 18% जीएसटी इंडिया में एजुकेशन में लगती है। और हमारे यहाँ बोला जाता है बेटी बचेगी और बेटी मतलब बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो बेटी कैसे पढ़ेगी अगर 18% जीएसटी आप लगा रहे हो किस पे? एजुकेशन पे। तो कैसे पढ़ेगी बेटी? कोई सवाल ही नहीं। हर चीज आप देखते हो कि कोई भी बुक खरीदते हो, कॉपी खरीदते हो, पेंसिल खरीदते हो, पेन खरीदते हो, कितने एक्सपेंसिव है। अभी ये जो पेंसिल है इसके प्राइस क्या हो गए? हाँ, पेन जो यूज करते हैं लोग नॉर्मली वो 3 से 4 की हो गई, पेंसिल 5 रुपए की आ गई, इरेजर आपके 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और भी महंगे महंगे आते हैं। बुक्स के दाम तो बहुत ज्यादा। आप बैक ईयर जो खरीदते हो उसके बाद आप खरीदो बुक एकदम आसमान। जैसे मैंने कहा कि अगर बुक 300 की है वो 400 पहुंच जाती है। तो फीस स्ट्रक्चर देखो, आप जितने बड़े कॉलेजेस में जाते हो फीस इतनी ज्यादा, लाखों से नीचे किसी भी चीज की फीस आपको वहाँ पे नहीं मिलेगी। नॉर्मल कोर्सेज की फीस भी आपकी लाखों से ऊपर होती है। तो इतना ज्यादा हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो चुकी है बेसिक चीजों को लेके, एजुकेशन इतना महंगी हो चुकी है और फिर भी हम बोलते हैं कि भाई एजुकेशन लोगों को नहीं मिलेगी। कैसे मिलेगी एजुकेशन? 18% आपने क्या लगा दिए? जीएसटी लगा दी है। आप प्राइवेट सेक्टर में कोई रोक कर नहीं पा रहे हो। जीएसटी गुड एंड सर्विस टैक्स होता है, एक दिन इसको भी समझाऊंगी, तुम्हारे वैसे पार्ट में तो है नहीं, नेक्स्ट क्लास जब जाओगे ना तो उनके इसमें सिलेबस में है जीएसटी। देखो ये सारे काम मीडिया कर सकती है, मीडिया जमीन से रिपोर्ट उठाती है, वो आए देखे कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उसके बाद वो कर सकती है।